वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक मलेशियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टू सिस्टर्स। काफी बेहतरीन मूवी है और एंड में एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट रिवील होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी, सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। और मैं एक चाइनीज ड्रामा को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके 13th एपिसोड तक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो बाकी बातें एंड में करेंगे, अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम रात को दो बहनों को सोते हुए देखते हैं। तभी छोटी बहन उठती है और अपनी बड़ी बहन को उठाकर कहती है, मुझे फिर से उस औरत के रोने की आवाज आ रही है। ये है बड़ी बहन मैसी और ये छोटी बहन मेयून। मेयून मैसी को बाहर चलकर देखने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करती है, पर मेयून को डरी हुई देखकर वो मान जाती है। दोनों बहन कमरे से बाहर आती है। मैसी कहती है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम ये सब करना कब बंद करोगी। मेयून कहती है, मुझे अब भी आवाज आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तो मैसी प्रॉमिस करती है। फिर दोनों बहनें नीचे आती है और एक कमरे के पास आकर रुकती है। मेयून कहती है, इसी कमरे से आवाज आ रही है, पर पापा ने हमें इस कमरे में जाने से मना किया है। लेकिन फिर भी मैसी अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। यही चेक करने वो मेयून को अंदर बुलाती है। मेयून डरते हुए अंदर जाती है और तभी रेड ड्रेस पहनी एक औरत उसे पकड़ लेती है और दरवाजा बंद होने लगता है। मैसी चुपचाप खड़ी ये देख रही होती है। फिर हम मैसी को देखते हैं जो अभी अभी नींद से जागी है। मतलब वो सब बस मैसी का एक बुरा सपना था और उसके पास में ही एक आदमी सोया हुआ होता है। मैसी एक काफी फेमस राइटर है। मैसी अपनी दवाई लेती है, फिर वो ब्रेकफास्ट करने बैठती है। तभी वो आदमी वहाँ आता है। वो पूछता है, तो फिर अगली बार हम कब मिलेंगे। मैसी कहती है, देखेंगे। तो वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे मैसी अपनी पब्लिशिंग हाउस आती है। मैसी का आज एक इंटरव्यू होने वाला है। तभी उसका पब्लिशर जॉन उससे पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी, इंटरव्यूअर और फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैसी उनके पास जाने लगती है। तभी वो फिर से पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी। तो मैसी उसे अपने काम से काम रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक लेडी मैसी का इंटरव्यू लेती है। मैसी की ज्यादातर किताबें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे होती है। तो वो लेडी उसी को लेकर सवाल पूछती है कि वो सिर्फ इस बारे में ही किताब क्यों लिखती है, क्या उसकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसे ये प्रॉब्लम है। मैसी कहती है, हर औरत के अंदर दो पर्सनालिटीज होती है, लेकिन सोसाइटी और लोगों के कारण हम उन्हें दबा कर रखते हैं। आगे उसके कुछ फैंस उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। उन्हीं में से एक लेडी होती है जो हैंडीकैप होती है, सही से चल नहीं पा रही होती है। वो मैसी से कहती है वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसका ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चली जाती है। इस लेडी को याद रखना, आपको आगे काम आएगा। आगे मैसी का पब्लिशर फिर से उससे पूछता है, कल तुम कहाँ थी। वो कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमने सिर्फ एक रात स्पेंड किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भूलो मत तुम शादीशुदा हो, सो मुझसे ज्यादा अटैच्ड होने की कोशिश मत करो। तो वो गुस्से में कहता है, ठीक है फिर काम की बात करते हैं, और उसकी किताब के बारे में पूछता है। वो कहती है, फिलहाल तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब किताब पूरी होगी तुम्हें बता दूंगी। आगे एक होयोन नाम की लॉयर मैसी से मिलती है। दरअसल मैसी अपने पुराने घर को बेचना चाहती है। इसी सिलसिले में ये लॉयर यहाँ आई है। मैसी पूछती है, क्या उसका घर बेचा जा सकता है। लॉयर कहती है, हाँ, आपके पापा के वसीयत के मुताबिक घर बेचने के लिए आपको अपनी बहन की परमिशन लेनी होगी। सुना है वो जल्द ही असाइलम से डिस्चार्ज होने वाली है, आप उनसे बात कर लीजिए। और एक जरूरी बात जो वसीयत में लिखी है, जब तक आपकी बहन अपने ख्याल रखने लायक नहीं हो जाती, आपको उसका ख्याल रखना है। आगे मैसी अपनी छोटी बहन के साथ अपने बचपन की कुछ फोटोज देखती है और अपने अतीत में खो जाती है जब उनकी माँ की मौत हुई थी। दोनों बहनें एक दूसरे से प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आगे मैसी अपनी छोटी बहन मेयून को असाइलम से लेने आती है। डॉक्टर उससे कहती है, मेयून की तबीयत में अभी काफी सुधार है, उसे अब दोहरे नहीं पड़ते और वो सबसे अच्छे से बात करती है, इसलिए हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर वो मेयून को वक्त पे दवाई देने और उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर मेयून घर जाने के लिए तैयार होती है। नर्स उसे बाय बोलती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। ये है मैसी की छोटी बहन मेयून। फिर दोनों बहनें मिलती है और काफी इमोशनल होती है। फिर दोनों घर आते हैं। मेयून फिर से मैसी से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो मैसी प्रॉमिस करती है। आगे मैसी की नींद आधी रात को खुलती है तो वो देखती है मेयून बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढने जाती है तो उसे मेयून हॉल में बैठी दिखती है। मैसी उसके पास जाकर बैठती है। मेयून पूछती है, उसे अपने बचपन की कोई भी बात याद क्यों नहीं है। मैसी पूछती है, तुम्हें क्या याद करना है। मेयून कहती है, क्या आपको जानना नहीं है कि बचपन में उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। वो कहती है, अब उन सब का क्या फायदा। मेयून कहती है, उसे अपने पुराने घर जाना है। मैसी मना करती है पर मेयून जिद करती है तो मैसी को मानना पड़ता है। फिर दोनों बहनें अपने पुराने घर आती है। मैसी की लॉयर वहाँ मौजूद होती है। फिर दोनों बहनें घर देखते हुए उस कमरे के पास जाकर रुकती है। फिर वो लॉयर मैसी को घर की चाबियां देती है और पूछती है, उस कमरे में डबल लॉक क्यों लगा है। मैसी कहती है, पता नहीं, जब यहाँ से गई थी तब तो ऐसा नहीं था। फिर लॉयर कहती है, शायद आपने इस घर को बेचने का ख्याल बदल दिया है। तो मैसी कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ। तो लॉयर कहती है, अगर आपका ख्याल बदले तो मुझे
मुझे बताइएगा, और वहाँ से चली जाती है। आगे मेयून घर में घूमते हुए एक कमरे में जाकर पहुँचती है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलती है, वो उसे ओपन करती है। उस बॉक्स में उनके बचपन की कुछ यादें होती है। तभी मैसी वहाँ आती है और उसे बचपन की कुछ बातें बताती है। तो मेयून कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है। आगे रात को मेयून पूछती है आपने इस घर के बारे में क्या सोचा है और वो लॉयर यहाँ क्यों आई थी। मैसी कहती है वो बस मुझे घर की चाबियाँ देने आई थी, हमारी सभी प्रॉपर्टी की देखरेख उन्हीं का ऑफिस करता है। मेयून पूछती है क्या आपने इस घर को बेचने के बारे में सोचा है। वो कहती है हाँ। मेयून पूछती है और क्या आपको इसके लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। मैसी कहती है हाँ, पर तुमने क्या सोचा है, इस घर को बेचना चाहती हो या नहीं। तो मेयून कहती है आपको क्या लगता है अगर माँ पापा होते तो हमें ऐसा करने देते। तो मैसी सोचने लगती है। आगे मैसी अपनी किताब लिखने बैठती है। तभी जॉन कॉल करता है और माफी मांगते हुए कहता है उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और पूछता है अभी तुम कहाँ हो। मैसी कहती है अपनी छोटी बहन को लेकर अपने पुराने घर आई हूँ। तो वो कहता है तुमने तो अपनी बहन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो कहती है हाँ, मैं अपनी बहन के बारे में किसी से बात नहीं करती, वो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी है। तो जॉन मैसी से मिलकर बात करने के लिए कहता है। मैसी कहती है अब हमें इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार मिलकर उससे बात करे। तभी मैसी नोटिस करती है कि उसके पीछे दरवाजे की उस तरफ कोई है। उस कमरे की लाइट जल रही थी और ये वही कमरा है जिस पर डबल लॉक लगा है। तो मैसी ये कहकर फोन रख देती है कि उसे अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है। फिर वो उस कमरे के पास जाती है, पर अब वहाँ कोई लाइट नहीं जल रही थी। वो दरवाजे पर कान लगाती है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो वापस चली जाती है। आगे आधी रात को मेयून को फिर से उस औरत की रोने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। वो डरते हुए धीरे धीरे उस कमरे के पास आकर कान लगाकर सुनने लगती है। तभी वो रोने की आवाज बंद हो जाती है। फिर वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी वो बचपन वाली रेड ड्रेस पहनी औरत एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। मेयून जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त मैसी आकर उसे संभालती है और उसे उसकी दवाई देती है और पूछती है तुम नीचे क्या करने आई थी। मेयून कहती है मुझे फिर से बचपन की तरह उस कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। मैसी पूछती है फिर तुमने क्या देखा। मेयून कहती है मुझे कुछ याद नहीं। तो मैसी कहती है ठीक है, मैं कल एक चाबी वाले को बुलाती हूँ और देखते हैं उस कमरे में ऐसा क्या है, और फिलहाल उसे सोने के लिए कहती है। आगे सुबह एक चाबी वाला आकर ताले को देखकर कहता है ये ताला तो बहुत पुराना है और उसे तोड़ने की परमिशन मांगता है। तो मेयून उसे परमिशन देती है। वो चाबी वाला पूछता है इस दरवाजे पर दो लोग क्यों हैं। तो मेयून कहती है शायद कोई पुराना सामान होगा। तो वो कहता है भला पुराने सामान के लिए कोई कमरे को इस तरह बंद क्यों रखेगा। फिर वो दरवाजा खोल देता है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे मेयून की डॉक्टर का कॉल आता है। वो मेयून का हालचाल पूछती है तो मैसी डॉक्टर को कल रात के बारे में बताती है कि कैसे मेयून को फिर से रोने की आवाज आई और वो पैनिक हो गई, और ये भी बताती है कि वो दोनों अभी उसके पुराने घर आए हुए हैं। ये सुन डॉक्टर कहती है मुझे लगा वो उस घर से नफरत करती है। मैसी कहती है उसी ने इस घर में आने की जिद की थी, लेकिन हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। तो डॉक्टर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करने के लिए कहती है। मैसी उन्हें शुक्रिया कहती है और फोन रख देती है, और तभी हम उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुलते हुए देखते हैं। आगे फिर मैसी किचन में जाती है तो वो देखती है मेयून खाना बना रही है और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही है। ये देखकर मैसी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर आगे वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। मेयून पूछती है क्या आप कुछ लिख रही है। मैसी कहती है हाँ, मेरी अगली किताब। पिछले हफ्ते ही मेरी एक किताब पब्लिश हुई है, मैं तुम्हें दिखाना भूल गई। अगर मेरा मैनेजर जॉन यहाँ आता है तो मैं उसे वो किताब लाने के लिए कहूंगी और उसे तुमसे मिलवाऊंगी, वही मेरा पब्लिशर भी है। ये सब सुन मेयून को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है। वो कंफ्यूज्ड होती है एज इफ वो ये सब पहली बार सुन रही है, पर वो कुछ कहती नहीं। तभी डोरबेल बजती है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड आया होता है। वो मैसी से पूछता है क्या आप यहाँ नई हैं। मैसी कहती है हाँ, क्योंकि ये हमारा पुराना घर है। तो वो अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं यहाँ पड़ोस में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। तो मैसी शुक्रिया कहती है। फिर वो पूछता है आपके साथ यहाँ और कौन है। मैसी मेयून की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है बस मैं और मेरी बहन। वो गार्ड जब मेयून की तरफ देखता है तो उसे मेयून के पीछे वो रेड ड्रेस पहनी औरत दिखती है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है और मैसी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। आगे मैसी देखती है मेयून हॉल में सोफा पर बैठी हुई है। मैसी पूछती है तुम सोई नहीं। मेयून कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है। मैसी उसके पास बैठती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है पापा ने हमें उस कमरे में जाने से मना क्यों किया था। मेयून कहती है नहीं। क्या आपको पता है। वो कहती है नहीं, माँ के मौत के बाद पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, मुझे तो अपनी फैमिली के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है माँ की मौत कैसी हुई थी। मेयून कोई जवाब नहीं देती। मैसी पूछती है तुमने कल रात उस कमरे में क्या देखा था। तो मेयून अजीब तरीके से कहती है मैंने आपको देखा था। ये सुन वो थोड़ा हैरान होती है। फिर कहती है तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, तुम्हें पिछली सारी बातें भूलनी होगी ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। और तभी मेयून पीछे से मैसी को आवाज देती है। मैसी एकदम से चौंक जाती है और जब वो फिर से सोफे की तरफ देखती है तो अब वहाँ कोई नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि तब से वो किससे बात कर रही थी। मेयून पूछती है वो किससे बात कर रही थी,
लेकिन मैसी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। आगे सुबह जब मैसी नहा रही थी तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बाहर झाँक कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी की आत्मा उसे देख रहा था। फिर नहाकर जब वो नीचे आती है तो उसे डाइनिंग टेबल पर बचपन के रेड शूज दिखते हैं। तभी मेयून बाहर से आती है। मैसी पूछती है तुम कहाँ गई थी? मेयून कहती है कुछ जरूरत का सामान लाने गई थी। मैसी पूछती है ये जूते यहाँ कैसे आए? मेयून कहती है मुझे नहीं पता। मैसी पूछती है ये तुम्हारे बचपन के जूते हैं ना? पापा ये तुम्हारे लिए लाए थे। मेयून कहती है नहीं तो मुझे कुछ याद नहीं है और ऊपर चली जाती है। फिर जब मैसी उन जूतों को उस कमरे में वापस रखने जाती है तो उसे वहाँ बचपन के कपड़े ऊपर सजे हुए दिखते हैं। मैसी को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो उन सभी चीजों को वापस रख देती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं जब से ये कमरा खुला है तब से मेयून जो असाइलम से आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही है और मैसी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी है। फिर आधी रात को मैसी की नींद फिर से खुलती है। वो देखती है मेयून बेड पर नहीं है। वो बाहर आकर देखती है तो मेयून उसका लैपटॉप और फोन यूज कर रही है और उसके फोन से किसी से बात कर रही है, लेकिन मैसी कुछ नहीं कहती और वापस जाने लगती है। तभी उसे एक छोटी बच्ची भागती हुई दिखती है। मैसी उसके पीछे जाती है और एक कमरे में जा पहुँचती है तो उसे वहाँ चादर ओढ़े कोई बैठे दिखता है। मैसी चादर हटाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ मेयून आ जाती है और मैसी को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे सुबह मैसी जब नीचे आती है तो उसे फिर से डाइनिंग टेबल पर वही रेड शूज दिखते हैं। तो वो गुस्से में मेयून से पूछती है तुम ये सब फिर से क्यों कर रही हो? अब कौन सी साजिश रच रही हो? तुमने कहा था तुम इस घर में सच जानने आई हो, लेकिन शायद तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मेयून कहती है मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे नहीं पता ये जूते यहाँ कैसे आए। मैसी कहती है तो फिर सच बताओ, तुमने उस रात उस कमरे में क्या देखा था? मेयून कहती है कुछ नहीं। तो मैसी गुस्से में उन जूतों को दूर फेंक कर कहती है ये दोबारा मुझे नहीं दिखने चाहिए और वहाँ से चली जाती है। आगे आधी रात को मैसी की नींद फिर से खुलती है। वो नीचे आती है तो उसे वो कमरा खुला हुआ दिखता है। मैसी अंदर जाती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। तभी उसे किचन में से कुछ आवाजें आती है। वो जाकर छुपकर देखने लगती है तो वो देखती है वही रेड ड्रेस पहनी औरत चाकू से ये आवाज कर रही है। मैसी काफी डर जाती है, लेकिन जब वो फिर से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। मैसी जाकर उस चाकू को उठाती है। तभी वहाँ मेयून आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। सुबह मैसी की नींद खुलती है। उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और ये उसके चेहरे पर भी साफ साफ दिख रहा था। वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी। वो काफी कमजोर दिख रही थी। फिर वो देखती है मेयून बाहर उसकी लॉयर से बात कर रही है। उसके अंदर आने पर मैसी पूछती है लॉयर यहाँ क्यों आई थी? मेयून कहती है बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देने। मैसी थोड़ा गुस्से में कहती है अब से जब भी वो यहाँ आएगी उससे सिर्फ मैं बात करूंगी, तुम नहीं, और वो डॉक्यूमेंट्स उससे ले लेती है। आगे मैसी मेयून के डॉक्टर से कॉल करके पूछती है क्या मेयून का इलाज सच में पूरा हो गया है? वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। डॉक्टर पूछती है वो कब से ऐसा कर रही है? मैसी कहती है जब से वो कमरा खुला है तब से वो बिल्कुल बदल सी गई है। डॉक्टर पूछती है क्या उसने किसी को चोट पहुँचाई है? मैसी कहती है अभी तक तो नहीं। डॉक्टर कहती है ठीक है मैं कुछ दिनों में तुम्हारे घर आऊंगी, तब तक उसे वक्त पे दवाई देती रहना। तो मैसी शुक्रिया कहती है और फोन रख देती है। आगे फिर से मैसी की नींद आधी रात को खुलती है। फिर वो अपनी दवाई लेती है और तभी उसे छोटी मेयून डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई दिखती है। मैसी जाकर उसके पास बैठती है। छोटी मेयून कहती है देखिए मैंने आपके लिए केक बनाया है, और मैसी को आंखें बंद करके विश करने के लिए कहती है। मैसी काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके विश करती है और फिर जैसे ही वो कैंडल बुझाती है सब कुछ गायब हो जाता है। मैसी रोने लगती है। तभी फिर से छोटी मेयून उसे उसी कमरे से पुकारती है। वो कहती है देखो यहाँ कोई नहीं है, अंदर आ जाओ। मैसी रोते हुए अंदर चली जाती है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर बेड पर वही बचपन के कपड़े और रेड शूज सजे हुए होते हैं। मैसी इन चीजों को देखकर रो रही होती है। उसी वक्त उसी आदमी की आत्मा ठीक उसके पीछे से पुकारती है और एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। मैसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त मेयून आकर उसे संभालती है और उसे शांत करती है। फिर मेयून उसे दवाई देते हुए कहती है हम कल यहाँ से वापस जा रहे हैं। मैसी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मेयून कहती है जिद मत कीजिए, अपनी हालत देखिए, मुझे आपकी फिक्र है, हम कल यहाँ से वापस जा रहे हैं। मैसी कहती है माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती थी, तुम सच में नहीं जानना चाहती उनकी मौत कैसे हुई थी? मेयून कहती है अब सच जानने का क्या मतलब, काफी देर हो चुकी है, और मैसी को दवाई लेने के लिए कहती है। मैसी गुस्से में उन दवाइयों को फेंक देती है और कहती है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, और अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेंटल असाइलम से तो छोटी बहन मेयून आई थी, तो बड़ी बहन मैसी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? तो डोंट वरी, एंड में आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे मैसी गुस्से में अपनी सारी मेडिसिन टॉयलेट में फ्लश कर देती है। तभी उसे महसूस होता है वहाँ कोई है। वो कपड़े हटाकर देखने लगती है पर वहाँ कोई नहीं होता। आगे उसे टेबल पर अपनी लिखी हुई किताब दिखती है, लेकिन जब वो गौर से उस किताब को देखती है तो उस किताब पर उसका नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मेयून का नाम होता है। वो कंफ्यूज होती है कि ये किताब तो उसने लिखी थी, तो इस पर उसकी बहन का नाम क्यों है? वो उस किताब को लेकर मेयून के पास जाती है तो वो देखती है डॉक्टर और एक आदमी वहाँ मौजूद है। मैसी पूछती है ये आदमी कौन है? मेयून कहती है ये जॉन है, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी किताब का पब्लिशर भी। मैसी कहती है ये जॉन नहीं है,
वो तो कोई और है और वो मेरी किताब का पब्लिशर है। फिर वो पूछती है ये किताब किसकी है। मेयून कहती है मेरी है, जो अभी पब्लिश हुई है। मैसी कहती है ये तुम्हारी नहीं मेरी किताब है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। मैंने देखा था तुम मेरा लैपटॉप और मेरा फोन भी यूज कर रही थी। मेयून कहती है वो लैपटॉप फोन सब मेरे है। तो मैसी डॉक्टर से कहती है मुझे इन दोनों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं। मेयून समझाने की कोशिश करती है तो मैसी कहती है इस घर में जो भी हो रहा है सब तुम कर रही हो, तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो। तो डॉक्टर उसे समझाते हुए कहती है इस घर में जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारा वहम है, तुम्हारी कोई किताब कभी पब्लिश हुई ही नहीं है। तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में थी, तुम्हारे पापा की मौत के बाद तुम्हें ये सब अजीब चीजें दिखने लगी, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और दोस्तों तभी हमें पता चलता है शुरुआत से ही असाइलम में छोटी बहन मेयून नहीं बल्कि बड़ी बहन मैसी थी और वो सब बस मैसी का इमेजिनेशन था। अपने इमेजिनेशन में उसने खुद को एक बहुत फेमस राइटर बनाया। वो खुद को मेयून की जगह देख रही थी और मेयून को अपनी जगह। वो इंटरव्यू, वो फैंस, वो सब बस मैसी का इमेजिनेशन था। आपको याद होगा इंटरव्यू के बाद एक लेडी जो हैंडीकैप थी मैसी का ऑटोग्राफ लेते हुए कहा था वो उसकी किताब की बहुत बड़ी फैन है। तो वो लेडी भी उसी असाइलम की एक पेशेंट थी और वो हमेशा ऐसे ही मैसी का ऑटोग्राफ लिया करती थी। और वहाँ एक मेल नर्स था, उसे ही मैसी ने उस आदमी के रूप में इमेजिन किया था जिसके साथ उसने फिल्म की शुरुआत में नाइट स्पेंड किया था। और मैसी ने जब मेयून को लैपटॉप और फोन यूज करते हुए देखा था तो तब मेयून उसकी डॉक्टर से बात कर रही थी कि मैसी खुद को मेयून समझ रही है। अब मेयून पूछती है बताइए माँ ने सुसाइड क्यों किया था, आखिर क्या हुआ था। और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है कि उसे इलाज की जरूरत है। मैसी गुस्से में कहती है तुम सब मिले हुए हो, मेरा घर हथियाना चाहते हो, और वहाँ से भागने लगती है। पर दरवाजा बंद होता है। तभी उसे वो रेड ड्रेस पहनी औरत दिखती है जो उसे कहती है अपने कमरे में जाओ। मैसी डर के अपने कमरे में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। और इधर बाहर ये तीनों परेशान हो रहे थे और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंदर मैसी को वो आदमी दिखता है जो कहता है क्या तुम्हें वो जूते पसंद आए। मैसी काफी डर जाती है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। तो असल में रेड ड्रेस पहनी जो औरत मैसी को दिखती है वो इन दोनों बहनों की माँ है और ये आदमी इनके पापा, और वो रेड शूज इनके पापा ही अपनी बड़ी बेटी मैसी के लिए लाए थे। माँ अपनी छोटी बेटी मेयून उनसे काफी प्यार करती थी पर मैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन इनके पापा अपनी बड़ी बेटी मैसी से प्यार करते थे, लेकिन ये वो प्यार नहीं था जो एक बाप अपनी बेटी से करता है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट रिवील होता है। असल में इनके पापा अपनी बड़ी बेटी मैसी को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे और जब इनकी माँ अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारी बेटी है, अगर तुमने दोबारा उसे छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस को बता दूंगी। तो वो उसे धक्का देकर कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम तीनों मेरे टुकड़ों पर पलते हो, अगर मुझे जेल हुई तो तुम तीनों सड़क पर आ जाओगे, लोग सवाल पूछेंगे किस किस को जवाब दोगी। और वहाँ से चला जाता है। वो अपने हस्बैंड को रोक नहीं पाती और वो हर रात ऐसा ही करता है। अपनी छोटी बेटी मेयून को सुलाकर अपनी बड़ी बेटी मैसी को उसी कमरे में ले जाकर सेक्सुअली अब्यूज करता है, जिस कमरे से मैसी आज तक डरती रहती है और उनकी माँ हर रात ये देखती और बर्दाश्त करती। वो अपने हस्बैंड को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपना गुस्सा अपनी बेटी मैसी पर उतारती है। वो मैसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और ऐसे ही ये सब ना रोक पाने की वजह से एक दिन वो सुसाइड कर लेती है और उस वक्त वो वही रेड ड्रेस पहनी होती है। उनकी माँ की मौत के बाद भी उनके पापा रुके नहीं, वो तब तक मैसी के साथ गलत करते रहे जब तक उनकी खुद की मौत नहीं हो गई। माँ की मौत के बाद मेयून को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, इसलिए उसे कभी इस बारे में पता ही नहीं चला। फिर माँ बाप की मौत के बाद मैसी को उनकी आत्माएं दिखने लगी और उसे असाइलम में डाला गया जहाँ सालों उसका इलाज चला। यानी मैसी को जो औरत और आदमी हॉन्ट कर रहे थे वो उसके अपने पेरेंट्स थे जो बचपन से उसे हॉन्ट करते आ रहे थे, जब जिंदा थे तब भी और मरने के बाद भी। प्रेजेंट में मैसी को जब ये सब याद आता है तो वो अपनी माँ की तरह उसी चाकू से सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन तभी वो तीनों दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। मैसी को फिर से उसी असाइलम में डाला जाता है। डॉक्टर मेयून से कहती है अगर मैसी इसी तरह इमेजिन करती रही तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी और उसे मैसी से मिलने से मना करती है तब तक जब तक मैसी थोड़ी बेहतर नहीं हो जाती। मैसी को बांध कर रखा जाता है ताकि वो खुद को चोट न पहुंचाए। मेयून अपनी बड़ी बहन को इसे देखकर काफी दुखी होती है। मैसी को अब भी अपनी माँ की आत्मा दिखाई दे रही होती है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी काफी बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाई गई है क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, रियलिटी में भी ऐसी कई केसेस हो चुके हैं। कुछ केसेस दर्ज होते हैं लेकिन ज्यादातर केसेस तो दर्ज होते ही नहीं है क्योंकि विक्टिम चुप रह जाते हैं या फैमिली द्वारा चुप करा दिए जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि अपने ही घर की बदनामी होगी, सोसाइटी क्या बोलेगी। जैसे इस मूवी में मैसी की माँ चुप रही, वो चाहती तो अपने हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती थी और अपनी बेटी को इस जहन्नम से बचा सकती थी, पर उसने चुप रहना चुना सोसाइटी के डर से और अपनी बेटी को सफर करते देखती रही। वो अपने हस्बैंड को रोक नहीं पाई तो अपना गुस्सा उसी बेटी
पर उतारा जो ऑलरेडी सफर कर रही थी। ऑफ कोर्स उस वक्त मेसी भी छोटी थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर उसकी माँ को पता था। बट स्टिल उसने अपनी बेटी को उसी सफरिंग में छोड़कर कायरो की तरह सुसाइड कर लिया। इन सब से मेसी की मेंटल हेल्थ पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो असाइलम पहुंच गई। वहाँ उसका सालों तक इलाज चला, लेकिन फिर भी उसके ट्रॉमा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा जो उसके अपने ही पेरेंट्स ने उसे दिए थे। तो मेसी ने इन सब से डील करने के लिए अपने इमेजिनेशन में अपनी ही एक दुनिया बनाई, जिसमें उसने खुद को अपनी छोटी बहन की जगह इमेजिन किया कि वो एक बहुत फेमस राइटर है। लेकिन उस घर में आने और उस कमरे के खुलने के बाद उसे दोबारा से चीजें हॉन्ट करने लगी एंड हेंस उसे अगेन असाइलम में डाला गया, और ये बताते हुए कि वो ट्रॉमा हमेशा उसके साथ रहेगा। इस सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो गई, क्योंकि भले ही आपकी तसल्ली के लिए मूवी में हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाए, बट इन रियलिटी हमेशा ऐसा नहीं होता। कई लोग अपनी ट्रॉमा से उभर जाते हैं, पर कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर मेरा एक्सप्लेन करना आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि वीडियो अब तक जल्दी पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।